हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है थर्ड है। इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है थर्ड है। इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से जो है प्रारंभ करने वाले हैं, और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है। और ये राजन सीरीज है 2025 का। इसमें हम लोग अभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो है कर रहे हैं। इसके बाद में जब बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो जाएगा बिल्कुल, तो उसके बाद में अतलग उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये अंतिम प्रहार है, तो इसको जो है ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और उसके बाद में इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं। और वीडियो जो है देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड करने वाले हैं। यहाँ पे दिया है कि एनपीआरसी, ठीक है। एनपीआरसी मतलब होता है कि न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो एनपीआरसी समन्वय अपने क्षेत्र के विद्यालयों का जो है निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार कर सकता है। तो ये एक महीने में जो है कितनी बार कर सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार। तो यह जो है ये एक महीने में दो बार जो है निरीक्षण कर सकता है, ठीक है। और एनपीसीआरसी जो है प्रत्येक माह में दो बार विद्यालयों का जो है इस प्रकार से दौरा कर सकता है। और इसके तहत शिक्षकों की जो समस्याओं का समाधान, कक्षा निरीक्षक और जो शिक्षण विधियां होती है उसका जो है मूल्यांकन कर सकता है। उसके बाद में हम जो है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ये 62 नंबर है। यहाँ पे दिया है कि राज्य परियोजना कार्यक्रम है। जो राज्य परियोजना कार्यक्रम है ये जो है किस स्टेट में है। स्टेट तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, वाराणसी में है या मथुरा में है। तो अगर हम बात करें राज्य परियोजना कार्यक्रम की बात करें तो ये जो है आपके लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य का परियोजना कार्यक्रम जो शिक्षा के जो है विभिन्न अभियानों और योजनाओं को जो है ये लागू करता है। ये लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यह कार्यक्रम जो है विशेष रूप से जो सर्व शिक्षा अभियान हो गया, और उसके बाद में अगर हम बात करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और शिक्षा के जो सार्वभौमिकरण से संबंधित योजनाएं हैं, उसका जो है ये राज्य परियोजना ये देखरेख जो है का कार्य करता है। राज्य परियोजना जो है कार्यालय, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं की जो है निगरानी करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा राज्य परियोजना कार्यक्रम के बारे में, जो कि लखनऊ में स्थित है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं 63 नंबर की। यहाँ पे दिया है कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में या कानपुर में। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जो है ये आपके इलाहाबाद प्रयागराज में, जो कि वर्तमान नाम जो है प्रयागराज है, वहां पर स्थित है। उसके बाद में हम लोग जो है 64 नंबर की बात करते हैं। 64 नंबर में दिया है कि राजश्री टंडन मुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय का गठन जो है किस वर्ष किया गया था। 1989 में, 1999 में, 1987 में या 1991 में। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है 1900, ये राजश्री टंडन मुक्त विद्यालय की स्थापना जो है 1999 में किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका जो है ये मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसको जो है 1999 में स्थापित किया गया था। और यह जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करता है, ये जो राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, ठीक है। और विश्वविद्यालय जो है विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को जो है लचीलापन और शिक्षा के प्रति जो है जागरूकता जो है प्रदान करता है। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं ये जो सीमेंट नहीं, ये सीनेट है। सीमेंट, ये है सीमेंट, ठीक है। सीमेंट कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में या लखनऊ में, आगरा में या कानपुर में। तो ये जो सीमेंट है ये जो है इलाहाबाद में स्थित है। इसका मतलब ये होता है कि सेंटर फॉर
इनोवेशन एंड मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो गणित शिक्षण होता है यानी मैथमेटिक्स टीचिंग होता है, उसमें नवाचार और जो है सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में हम 66 नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है कि SCERT, SCERT, ठीक है, SCERT इसको कहते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। एक होता है NCERT और एक होता है SCERT। ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यहाँ पे पूछा गया है इसका गठन कब हुआ था। 1981 में हुआ था, 1961 में, 1992 में, 1972 में। तो अगर इसकी गठन की बात करें SCERT की, तो इसका गठन जो है 1981 में किया गया था। और यह संस्थान जो है, जो पाठ्यचर्या विकास होता है और शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा के सुधार के लिए जो है जिम्मेदार माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है कि NCERT, वो SCERT था, ये NCERT है। ठीक है, NCERT का गठन जो है किस वर्ष किया गया था। 1961 में, 1981 में, या 1987 में, 1986 में। तो इसका गठन जो है 1961 में किया गया था। इसी को कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है और गठन 1961 में किया गया था। तो SCERT और NCERT का जो है गठन आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका क्या उद्देश्य होता है कि यह स्कूल शिक्षा के लिए जो है पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक जो बुक्स होते हैं, पाठ्य बुकों का जो है यानी पाठ्य पुस्तकों का जो है निर्माण करता है। और जो शिक्षण पद्धतियाँ होती है यानी टीचिंग मेथड होता है, उसका जो है विकास पर ध्यान देता है। ठीक है, 68 नंबर में दिया है कि राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। 1964 में, 65 में, 60 में, या 57 में। तो राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना की बात करें तो ये 1960 में किया गया था। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें तो जो है शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ साथ जो है शिक्षा के स्तर को जो है उन्नत करना इसका उद्देश्य है, जो स्टेट में होता है शिक्षा संस्थान। उसके बाद में 69 नंबर में दिया हुआ है कि NCTE यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो है गठन कब किया गया था। 1995 में, 1996 में, सॉरी 1996 नहीं, ये 86 है, 1986, 1987 या 1981 में। तो NCTE का गठन जो है 1995 में किया गया था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो ये जितने भी फुल फॉर्म जो है इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो है आपके एग्जाम में NCTE फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका गठन जो है 1995 में किया गया था। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर में दिया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक जो है शिक्षा दी जाती है। कक्षा 10 तक, 8 तक, 7 तक, या 5 तक। तो इसमें जो है अगर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक जो है शिक्षा दी जाती है, इसमें जो है 10 तक जो है शिक्षा दी जाती है। ठीक है, यानी अगर बात करें तो पहले जो है 8 तक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसमें जो है 5 वर्षों तक जो है शिक्षा दी जाती है। इसके पहले वाले वीडियो में, पिछले यानी प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड में हम लोग देखे थे कि 6, 7, 8 तक जो है, उसके बाद में 9 और 10 तक जो है शिक्षा दी जाती है, यानी टोटल 5 वर्ष हुए। तो यहाँ पे कस्तूरबा यहाँ पूछा गया कि प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। तो कक्षा 10 तक जो है शिक्षा इसमें दी जाती है। उसके बाद में हम लोग 71 नंबर की बात करते हैं। तो आप लोग ये कमेंट में बताइए कि जो है जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था, इसको आप लोग बताइए। यहाँ पे पूछा गया है कि सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान का, या प्रौढ़ शिक्षा अभियान का, साक्षरता अभियान का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका ये टैग लाइन है कि सब बढ़े, सब पढ़े और सब बढ़े का नारा जो है सर्व शिक्षा अभियान का एक हिस्सा था।
और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को जो है शिक्षा की मुख्य धारा से जो है जोड़ना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उसके बाद में हम लोग जो है 71 नंबर कंप्लीट हो गया है, 72 नंबर की बात हम लोग करते हैं। 72 नंबर में दिया हुआ है कि मानवीय संसाधन नहीं है। तो मानवीय संसाधन इनमें से जो है कौन-सा नहीं है? बालक है, शिक्षक है या प्रधानाध्यापक है या श्यामपट्ट है। तो जो श्यामपट्ट होता है श्यामपट्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा श्यामपट्ट ये मानवीय संसाधन नहीं है। मानवीय संसाधन के अंतर्गत ये बालक भी आएगा, शिक्षक भी आएगा और प्रधानाध्यापक भी आएगा, ठीक है? उसके बाद में हम लोग जो है 73 नंबर की बात करते हैं। 73 नंबर में दिया है कि नगर नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल फॉर्म के बारे में जो है पूछा गया है। बीआरसी होगा या यूआरसी होगा, दोनों होगा या कोई नहीं। तो ये नगर शिक्षा संस्थान जो होता है ये यूआरसी होता है, यूआरसी, ठीक है। उसके बाद में 74 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर, स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की साक्षरता दर बढ़ी है या घटी है, स्थिर है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो स्वतंत्रता के बाद जो है साक्षरता दर जो है भारत में बढ़ी है। अगर इसके पहले देखें कि 1947 में जो है भारत की साक्षरता दर लगभग जो है ये 12% थी। अगर वर्तमान में देखें यह 74% से भी अधिक हो गया है, ठीक है। तो यह वृद्धि जो है शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों जैसे अलग-अलग योजनाएं चालू की गई थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया और शिक्षा के अधिकार अधिनियम और विभिन्न राज्यों में शिक्षा के सुलभता के कारण जो है ये सभी संभव हुआ है। उसके बाद में 75 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एनसीएफटीई में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण को चर्चा है, ठीक है। मतलब ये जो है एनसीएफटीई में जो है ये टीचर एजुकेशन होता है, ठीक है। एनसीएफटीई ये टीचर एजुकेशन है। इसमें 10+2 के बाद जो है कितने वर्ष के प्रशिक्षण को चर्चा है, यानी प्रशिक्षण की चर्चा है, ठीक है। एक वर्ष ये एक है, 1 वर्ष की है, 2 वर्ष की है या 4 या 5 वर्ष की है, 10 वर्ष की है। तो इसमें जो है 2 वर्ष की बात कही गई है। उसके बाद में हम लोग जो है 76 नंबर देखते हैं। 76 नंबर में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री रोहित धनकर थे या प्रोफेसर यशपाल थे या मीना स्वामीनाथन थे या प्रोफेसर गोपाल गुरु थे, ठीक है। तो इसमें जो है प्रोफेसर यशपाल थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण में जो है राष्ट्रीय संचालन समिति के ये अध्यक्ष थे। अगर इसमें बात करें तो ये जो है अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ने किया था और उनकी अध्यक्षता में ही जो है पाठ्यचर्या में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण के साथ साथ जो है दिशा निर्देश तैयार किए गए थे जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए जो है एक मील का पत्थर जो है साबित हुई थी। तो उसके बाद में हम लोग 77 नंबर की बात करते हैं। 77 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? 4, 6, 7 या 5? तो इसकी बात करें तो ये जो है 6 अध्यायों में जो है विभक्त है। 6 अध्यायों में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो है इसमें 6 अध्याय हैं जो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को जो है कवर करते हैं। जैसे हो गया शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, शैक्षिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और पाठ्यक्रम की संरचना से संबंधित और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की जो है संपूर्ण विकास प्रक्रिया यानी सर्वांगीण विकास से संबंधित जो है इसमें बात कही गई है। उसके बाद में यहाँ पे 78 नंबर में दिया है कि प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है, ठीक है। प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है, ये जो ऊपर दिया है एनसीएफ 2005 इसका प्रथम अध्याय जो है उसका शीर्षक क्या है? परिप्रेक्ष्य या सीखना और ज्ञान है, विद्यालय की कक्षा का वातावरण है या व्यवस्थागत सुधार है। तो इसमें प्रथम अध्याय का शीर्षक जो है परिप्रेक्ष्य है, ठीक है। जिसमें जो है शिक्षा की परिभाषा और दृष्टिकोण और शैक्षिक सुधार की जो है आवश्यकता को जो है इसमें समझाया गया है प्रथम अध्याय में।
और यह अध्याय शिक्षा के लिए जो है मूलभूत तथ्यों पर जो है केंद्रित है। उसके बाद में इसके आगे हम लोग बात करते हैं। इसके आगे दिया गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना जो है कब से प्रारंभ की गई थी। तो ये जो है सभी को पता होगा, 2002 से दो यानी किस में प्रारंभ की गई थी, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना की शुरुआत जो है 2004 में किया गया था। एग्जैक्ट डेट देखें तो यहाँ पे 2004 और 5 में जो है किया गया था। और इसका क्या मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की जो बालिकाएं होती हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये सभी हम लोग, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। 80 नंबर में क्या दिया हुआ है, 80 नंबर में है कि के जी बी बी का संचालन एवं पर्यवेक्षक हेतु गठित समिति में इनमें से कौन सा नहीं है। डीएम, बीएसए, या ये हो गया डीएम, बीएसए, या सीडीओ, या डीआईओएस। तो इसमें जो है कौन नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। इसमें जो समिति का गठन किया गया था इसमें कौन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे डीएम, बीएसए और सीडीओ या डीआईओएस। तो इसमें जो है यहाँ पे डीआईओएस जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। बाकी ये डीएम और बीएसए, सीडीओ, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 81 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि NPEGEL, NPEGEL, ठीक है। इसका उद्देश्य अगर हम बात करें, इसका पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पे पूछा गया है इसका पूरा नाम क्या होता है। ये नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एंड गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल, या नेशनल प्रोग्राम ऑफ इन्वायरमेंट फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल, या नेशनल प्रेजेंटेशन ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल ये होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फुल फॉर्म भी जो है दिया हुआ है। और उसके बाद में हम लोग जो है 82 नंबर की बात करते हैं। 82 नंबर में क्या दिया हुआ है कि ये जो है एन पी ई जी ई एल के अंतर्गत जो है चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में जो है कौन सी सुविधा होती है। इसमें जो है कौन सी सुविधा होती है, पुस्तकालयों की स्थापना, या निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था, या लड़की की चौकी व्यवस्था, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सभी होगा, ठीक है। इसमें जो है पुस्तकालयों की स्थापना और निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था और लड़की की चौकी व्यवस्था जैसे जो है सुविधाएं प्रदान की जाती है। उसके बाद में हम 83 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति जो है कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है। मटल कैंप, या विषय संबंधी कैंप, रेडिनियस रेडिनियम कैंप, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा रेमीडियन। ये रेमीडियन है, रेमीडियन यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। गणित और अंग्रेजी में जो कमजोर छात्र होते हैं उनके लिए जो है रेमेडियल कैंप्स जो है का आयोजन किया जाता है, जो छात्रों को विषय की समझ को जो है सुधारने के लिए अतिरिक्त सहायता ये प्रदान करती है। उसके बाद में 84 नंबर की हम बात करें, यहाँ पे दिया गया है कि ECCE किस वर्ष के बच्चों को जो है किस वर्ग, ये वर्ग है, किस वर्ग वर्ष के जो है बच्चों के लिए है, 3 से 6, 0 से 3, या 0 से 6, या 2 से 3। तो ये जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है ये है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अर्ली चाइल्डहुड चाइल्डहुड केयर और एंड एजुकेशन, ये 3 से 6 बच्चों के लिए जो है, जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा और उनके समग्र विकास की ओर जो है महत्वपूर्ण होता है।
उसके बाद में हम 85 नंबर की बात करते हैं। 85 नंबर में दिया है कि समेकित बाल विकास सेवाएं कब प्रारंभ की गई थी। जो समेकित बाल विकास सेवाएं हैं इसको जो है प्रारंभ कब किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को, 2 जुलाई 1980 को, या 20 जुलाई 1980 को, या 20 अक्टूबर 1975 को। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो 2 अक्टूबर 1975 को जो है इसको प्रारंभ यानी स्टार्ट किया गया था। समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत जो है ये 2 अक्टूबर 1975 को जो है हुई थी। और यह योजना जो है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से जो है जुड़ी सेवाएं जो है प्रदान करता है। उसके बाद में हम लोग 86 नंबर की बात करते हैं। 86 नंबर में दिया हुआ है कि यहाँ पे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है प्रवेश कब हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था। 1613 ईस्वी में, 1618 या 1609 या 1600। तो ये क्वेश्चन जो है सभी लोगों को पता होगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था, ठीक है। तो इसका जो है ये 1600 ईस्वी में जो है भारत में आया था। इसकी जो है शुरुआत हो गई थी और व्यापारिक कार्यों की जो है शुरुआत 1600 ईस्वी में हो गई थी। यह कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप में जो है अंग्रेजों के साम्राज्य के निर्माण का जो है ये पहला कदम था 1600 ईस्वी में। उसके बाद में 87 नंबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन जो है कब हुआ था। 1937-38 या 1957-58, 64-66 या 52-53। तो इसका गठन जो है ये 64-66 में हुआ था, ठीक है। अगर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसको जो है कोठारी आयोग भी कहते हैं। इसको जो है कोठारी कोठारी आयोग के नाम से भी जो है जानते हैं। इसका गठन जो है 1964-66 से हुआ था, ठीक है। और इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारत की शिक्षा प्रणाली में जो है सुधार करना और उसके विकास के लिए जो है सुझाव देना इसका मुख्य उद्देश्य था। 88 नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, भारत सरकार द्वारा, यूनेस्को द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुकी है। ये बाल अधिकार का प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। और प्रस्ताव कब पारित किया गया था इसके द्वारा, 1989 में जो है पारित किया गया था। ये सभी को पता होगा क्योंकि सेट नंबर सेकंड में जो है हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि भारत में कब प्रारंभ किया गया था और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके द्वारा जो है कब प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में 89 नंबर में है कि मैं भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है। जो भारतीय संविधान में शिक्षा है ये जो है किस सूची का विषय है, यानी शिक्षा को संविधान की किस किस अनुसूची में जो है रखा गया है। तो केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपयुक्त में अनुसूची नहीं, यहाँ पे सूची रहेगा। किस सूची में रखा गया है, केंद्रीय सूची। उसके बाद में है राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शिक्षा होता है ये जो है ये समवर्ती सूची में, अगर वर्तमान की बात करें तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है। और इसके पहले जो है ये पहले की बात करें तो ये राज्य सूची सूची का जो है विषय था। इसमें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अब इस पे जो है समान रूप से केंद्र भी और राज्य भी जो है इस पे कानून और नियम बना सकता है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है इसमें समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे 90 नंबर में दिया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है। भारत की यहाँ पे बात कर रहा है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में जो है किसको माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट को या क्लाइव को, बैटिंग को या कॉर्नवालिस को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में जो है चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, ठीक है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। और यही चार्ल्स ग्रांट ने जो है भारतीयों के लिए जो है अंग्रेजी शिक्षा की जो है शुरुआत की और भारत में शिक्षा सुधार के लिए जो है अलग अलग कदम उठाए थे। इसीलिए इसको जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता के रूप में जो है माना जाता है।
तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस नंबर कंप्लीट हो गया है और इसका जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पीडीएफ में आंसर की इस प्रकार से दिया है। उत्तर 61 नंबर का एक बार, 62 का लखनऊ, 63 का इलाहाबाद, 64 का 1999, सब यहाँ पे जो है ये आंसर की दिया है। तो ये पीडीएफ जो है आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे जो है प्रैक्टिस नंबर 4 की। और अगर इस पेपर नंबर सेकंड का जो है विस्तार से आप लोग पढ़ना चाहते हैं, पेपर नंबर सेकंड को जो है विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो एग्जाम रद्द बैच हमने स्टार्ट किया था, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें जो है कंप्लीट हो चुका है पेपर नंबर सेकंड। आप लोग वहां पर जाकर जो है बिल्कुल विस्तार से पढ़ सकते हैं। और उसमें इस प्रकार से पढ़ाया गया है कि टॉपिक उठाया गया है और उसके बाद में उस पर जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है उस पर जो है डिस्कशन किया गया है, यानी विचार विमर्श किया गया है। और इसमें जो है फ्री पीडीएफ और पीपीटी जो है आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल फ्री सब कुछ। तो आप लोग जो है नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक करिए। अगर पसंद आता है तभी लाइक करिए। और अगर समझ में आया हो तो जो है दूसरों को भी ज्ञान बांटिए और शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। और उसके बाद में अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है कल के वीडियो में मिलेंगे। ये प्रैक्टिस नंबर 4, ठीक है। एग्जाम के पहले हम लोगों को समाप्त करना ये टारगेट है, क्योंकि अंतिम प्रहार है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग ये प्रैक्टिस नंबर जो है थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ की बात हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।